यूपिटर वालों को हिंदी भाषा में वर्णमाला का टॉपिक बहुत ही आसान लगता है, तो दोस्तों जरा ये बताइए कि अयोगवाह स्वर होते हैं या फिर होते हैं व्यंजन? क्या आप इस प्रश्न पर कंफ्यूज हो रहे हैं? अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप इस प्रश्न पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल आपका यूपीटेट एग्जाम 2026 बिल्कुल आपके लिए खतरे में है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं हिंदी भाषा वर्णमाला का महासंग्राम वीडियो, जहां पर मिलेंगे आपको 150 प्रश्न, जो कि 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर 50-50 प्रश्नों के पूरे कंप्लीट प्रश्न इसी एक ही टॉपिक वर्णमाला वाले टॉपिक पर, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जहां विद्यार्थी अक्सर प्रश्नों में लेकर कंफ्यूज होते रहते हैं, वो आसानी से याद नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आपके साथ हाजिर है। यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इस टॉपिक में हमने ऐड किए हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आज के हिंदी भाषा वर्णमाला महासंग्राम के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? शब्द, पद, वर्ण या वाक्य? दोस्तों, प्रश्न जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को हमने भी यहाँ पर शामिल किया है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके लिए यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है शब्द, पद, वर्ण, वाक्य, इनमें से हम किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो उत्तर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, जो कि होगा वर्ण। जी हाँ, वर्ण जो है वो भाषा का सबसे छोटे लिखित इकाई होती है, क्योंकि हम इसके और अधिक टुकड़े जो है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो यदि हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला के वर्ण, यदि आप इन्हें भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी में होते हैं 52 पत्ते, और उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला की जो गड्डी है उसमें भी होते हैं यहाँ पर 52 वर्ण, 52 वर्ण, ना एक कम ना एक ज्यादा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला है, इसके 2 भाग, 3 भाग, 4 या 5 भाग। तो देखिए, वर्णमाला जो होती है यहाँ पर इसे हम कहेंगे कि इसे हमने स्वर और व्यंजन 2 रूपों में बांटा गया है। देखिए, 2 भागों में से बांटा गया है। पहला जो होता है स्वर, जो कि अपनी मर्जी का मालिक होता है, और दूसरा होता है व्यंजन, जो बिना स्वर के हिल भी नहीं सकता। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन इन 2 रूपों में से बांटा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने बात की कि जो स्वर होते हैं वो आजाद परिंदे होते हैं और उन्हें बिना किसी के सहारे की कोई जरूरत उन्हें नहीं होती है, अकेले ही महफिल लूट लिया करते हैं। तो वो होते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ में स्वर। और व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वर के हिलते भी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, वो होते हैं हमारे व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आता है, हिंदी वर्णमाला जो होती है इसमें मूल स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या जो होती है 11, 4, 7 या 2। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में 4। है ना, हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर को आप ध्यान रखिएगा कि ह्रस्व स्वर में ये हमारा जो छोटू गेंग होता है ये आता है, जिसमें आ, ई, उ और ये ऋषि आता है। तो ये चारों जो होते हैं ये छोटू गेंग है, जो कि ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो इनकी संख्या हो जाती है यहाँ पर 4। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर है? अब देखिए, यहाँ पर जो अभी हमने स्वर देखे थे वो मूल स्वर ह्रस्व स्वर थे। अब यहाँ पर वैसा ही प्रश्न है जहां पर दीर्घ स्वर की बात यहाँ पर आती है। दीर्घ स्वर जो होते हैं
वो यहाँ पर कौन सा है? तो आ, ई, आ या उ। तो देखिए यहाँ पर एक विकल्प जो सी है जिसमें यहाँ पर आ लिखा हुआ है, और ये आ जब हम बोलते हैं तो इसे हमें आ ऐसा बोलना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा जो मुंह होता है वो एक रसगुल्ले की तरह पूरा खुल जाता है ना। और जो हमारा छोटू आ होता है ये वाला, इसकी अपेक्षा इसे बोलने में हमें ज्यादा समय लगता है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक इसमें दीर्घ स्वर जो होता है, इस छोटू का बड़ा भाई बन जाता है ये आ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये दीर्घ स्वर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। और आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर, आयोगवाह, अंतस्थ या फिर महाप्राण। तो देखिए ये यहाँ पर और आहा को व्याकरण में हम कहते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ऑप्शन बी के साथ में आयोगवाह। जी हाँ, ये ऐसे होते हैं कि ये ना तो स्वर में बैठते हैं ना ही व्यंजन में बैठते हैं, इसलिए इन्हें एक नया नाम, नया टैग दिया गया है, और वो टैग दिया गया है आयोगवाह का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में 33, 25, 11 या 4। देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये क से लेकर के, है ना, ये क से लेकर के म तक पूरे 25 वर्ण होते हैं, 25 होते हैं। और इन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो मुंह के अंदर हर जगह स्पर्श करती है, टच करती है, जैसे कोई वीआईपी चेकिंग चल रही हो। तो इसीलिए इन व्यंजनों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे लिए यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर का वर्ग के उच्चारण स्थान की बात की जाए, तालु, दंत, कंठ, ओष्ठ, इनमें से यहाँ पर का जो होता है जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारी जो पूरी आवाज होती है वो हमारे कंठ के अंदर, गले के अंदर गूंजती है। तो यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में कंठ। तो यहाँ पर सी विकल्प इसमें राइट होगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है मुंह के किस भाग से होता है? तो यहाँ पर चा वर्ग के उच्चारण की बात की जाए तो चा वर्ग जो होता है निश्चित रूप से इसका उच्चारण जो होता है तालव्य यानी कि तालु से होता है। जब हम चा, छ, ज और को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो हमारा जो जबड़ा होता है ऊपर का, उसकी छत को ये टच करती है। तो यहाँ पर उसे हम तालु भी कहते हैं, तालव्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हो जाएगा उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर दंत, ओष्ठ, मूर्धा या तालु। तो यहाँ पर टा वर्ग के उच्चारण स्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जब हम ट, ठ और ड बोलते हैं तो जीभ जो होती है थोड़ा सा पीछे मुड़ करके झटका खाती है। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं मुर्धा। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान करते समय जीभ जो है वो कहाँ टकराती है? तालु पर, दांतों पर, ओष्ठ पर या कंठ पर? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ता वर्ग की, और ता वर्ग के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें हमारा जो ता है, था है, इसी के साथ में द है, ध है, ये वर्ण आते हैं। और ये वर्ण जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो आगे के हमारे सामने के जो दांत होते हैं उनसे टकराती है। और जब उनसे टकराती है तो यदि हमारे सामने के दांत जो है वो टूट जाते हैं तो फिर हम ठीक से ता, था, द और धा नहीं बोल पाएंगे, हम तोतले लगेंगे बोलने में। तो यहाँ पर बोलकर देखिए तो ये आपके दांतों पर लगती है, जिह्वा दांतों पर लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है? तो पा वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा हो जाता है? तो आप एक बार पापा और पिज्जा बोल करके देखिए, आपको पता लग जाएगा
पा वर्ग का उच्चारण स्थान। जैसे आप पा बोलेंगे तो आपके जो दोनों होंठ होते हैं वो ओष्ठ जो होते हैं वो बिना मिले मतलब आप इनको बोल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो ओष्ठ यानी कि होंठ होंगे वो इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर बन जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर या रा ला व को कौन सा व्यंजन जो है वो कहा जाता है। तो देखिए ये या रा ला व जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में यहाँ पर तीनों प्रकार के जो श हैं वो इसमें शामिल है। शलजम वाला श भी है, षटकोण वाला भी है, सफेरे वाला भी है ना। और हाँ, वर्णों को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें अंतस्थ, ऊष्म या स्पर्श या फिर हम कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कहे जाएंगे, तो निश्चित रूप से इन वर्णों को आप थोड़ा स्पीड में बोल करके देखें। हमारे मुंह से गर्म हवा निकलेगी, और गर्म हवा कभी कभी सर्दियों में तो इतनी होती है कि सर्दियों में हम हाथ सेक लिया करते हैं। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं उष्ण वर्ण, यानी कि गर्म वर्ण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। जब हमारे साथ कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हम दोनों हथेलियों को सामने रखकर ऐसे मुंह से हवा मारते तो गर्म हवा हमारे हाथों पर लगती है। बस वैसी ही हवा इन वर्णों को जब कभी कभी हम बोलते हैं स्पीड के साथ में तो ऐसी गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म कहते हैं। चलिए आगे लेते हैं क्ष वर्ण किसके योग से बना होता है। तो ये चार विकल्प आपके सामने हैं, आप भी अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दें। यहाँ पर क और श से, या फिर क और ये षटकोण वाला श, च और छ से, या क और च से। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा क और क्ष। यहाँ पर ये एक संयुक्त व्यंजन होता है क्ष, है ना। और जो कि ये इस क आधे का और षटकोण वाला जो पूरा श है ये दोनों मिलते हैं तब जा करके हमारा क्ष बनता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। त्र वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है। यहाँ पर त और र से, या फिर त और त्र से, त और र से, या फिर त्र और आ से। तो यहाँ पर त्र वर्ण की बात की जाए तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो त होगा जो कि हलंत के साथ होगा, इसका मतलब होता है आधा त। तो त और इसके साथ जब र पूरा मिलता है तब यहाँ पर निश्चित रूप से त्र बनता है। तो ये भी यहाँ पर जो होगा ये भी एक संयुक्त वर्ण जो होता है वो होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा। चलिए आगे लेते हैं। ज्ञ वर्ण का निर्माण जो होता है किन वर्णों से हुआ है। तो यहाँ पर ज्ञ वर्ण की निर्माण की बात होगी। तो यहाँ पर ग या से, फिर ज और य से, ज और य और ग और य। तो यहाँ पर जब हम ग, ज और य, अब देखिए जब ज्ञ हम इसे बोलते हैं तो ये बोलने में हमें ऐसा लगता है जैसे ज्ञ, है ना, ऐसा लग रहा है बोलने में। तो यहाँ पर हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये ग और या से मिलकर बना होगा, पर ये सरासर गलत है। तो ये ज और या से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। त्र वर्ण किन वर्णों के मेल से बनता है। तो ये श और र, या फिर षटकोण वाला श, या र से, सरोते वाला आधा स और र से, या फिर श और त्र से। तो देखिए ये श्रीमान वाला स्र है, और श्रीमान वाला जो स होता है ये निश्चित रूप से ये बनता है जो हमारा ये वाला श होता है इसका आधा हिस्सा, मतलब कि आधा श और साथ में पूरा र जो होता है इससे। तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा ऑप्शन फर्स्ट में। तो यहाँ पर तब जाकर के ये बनता है श्रीमान वाला श्र। आगे लेते हैं।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुंह से निश्चित रूप से कम हवा निकलेगी, तो वहां पर उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे। अल्प का मतलब ही कम होता है, थोड़ा होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो यहाँ पर कहलाता है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष या सघोष। तो यहाँ पर वो कहलाता है महाप्राण। और ये ध्यान रखिएगा कि जो अल्प प्राण होता है वो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है हर वर्ग का, वो होता है अल्प प्राण, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपन या गूंज के आधार पर वर्णों के कौन से दो भेद हुआ करते हैं? तो यहाँ पर कंपन या गूंज के आधार पर बात की जाए तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ह्रस्व, दीर्घ या स्वर व्यंजन। तो देखिए, जब हमारे गले का लाउड स्पीकर जब ज्यादा गूंजे तो समझिएगा कि सघोष है, और जब साइलेंट मोड पर हो तो अघोष है। तो यहाँ पर सघोष और अघोष जो होते हैं ये हमारे गले के कंपन या गूंज के आधार पर वर्णों के भेद बताते हैं, जिन्हें हम सघोष या अघोष कहते हैं। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अब अघोष का मतलब वही, गला हमारा नहीं गूंजे, है ना, कंपन नहीं करे, तो वो हमारा क्या होगा? अघोष होगा। और अघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर आएगा क, जो क होगा ये निश्चित रूप से यहाँ पर अघोष होगा। चलिए आगे लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए, हमने पहला, तीसरा, पांचवा देखा, दूसरा, चौथा देखा, जो कि अल्प प्राण, महाप्राण थे। पर अघोष और सघोष जो होते हैं उनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम से ही है ना, और पहला, दूसरा जो है वो अलग है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा और ये अलग ग्रुप में रहेंगे, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो अलग रहेंगे। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो सघोष के अंतर्गत आते हैं, और पहला, दूसरा जो होते हैं वो अघोष में आते हैं। तो ये आप दोनों को ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा ये अघोष है, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो सघोष है ना। और सघोष जो होते हैं, जब इन्हें हम बोलते हैं तो हमारा गला जो है ऐसे कंपन करता है जैसे कोई बुलेट मोटरसाइकिल जो होती है ना, वो जो स्टार्ट होती है तो कैसा कंपन करती है। तो ये हमारे सघोष वर्ण होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, ढ और ढ को कौन सा व्यंजन जो है वो कहा जाता है? तो यहाँ पर इन्हें संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। तो निश्चित रूप से इन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, है ना, क्योंकि इन्हें बोलते समय जीभ जो होती है वो बिल्कुल हमारे नीचे के तरफ पटकती है। तो यहाँ पर इन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, ऋषि का स्थान वर्णमाला में कहाँ होता है? तो ऋषि का स्थान जो है वर्णमाला में वो कहाँ पर होता है? तो ऋषि का स्थान वर्णमाला में स्वरों के अंतर्गत ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, ए और ए का उच्चारण स्थान जो होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पर कंठ, ओष्ठ, कंठ तालु, दंतोष्ठ या मूर्धा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा कंठ तालु, ये इसमें हमारा उत्तर होगा। और कंठ तालु जो है, कंठ मतलब जो हमारा गला होता है, और तालु मतलब जो हमारा जिह्वा के ऊपर हमारा जो मुंह का हिस्सा होता है, ऊपर का जबड़ा होता है, उसे हम तालु कहते हैं। तो दोनों का जब उपयोग होता है जिह्वा के द्वारा तो इसे हम कंठ तालु कहते हैं, है ना। तो ये ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ तालु बनता है। आगे देखिए, औ और औ का उच्चारण स्थान जो होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालु है या मूर्धा है। तो यहाँ पर ये कंठोष्ठ है। तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होंठ, तो ये कंठ और
होंठ, ये दोनों का ही मिला जुला नाम है, इसी को हम कहते हैं कंठोष्ठ। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, व व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, यूपीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, व व्यंजन के उच्चारण स्थान का। तो ये कंठ, दंतोष्ठ, मूर्धा या तालु। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में दंतोष्ठ, है ना। ये दांत और होंठ, है ना। वा वर्ण जो होता है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, और इसको बोलते टाइम हमारे दांत और नीचे के होंठ ये आपस में मिलकर के एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, इसलिए ये जो वर्ण होता है ये दंतोष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को, र और ल, ड और ढ को, क्ष और त्र को। तो यहाँ पर अर्ध स्वर की बात की जाए तो य और व जो होते हैं ये दोनों ही जो होते हैं ये ना तो घर के हैं ना घाट के हैं, मतलब ना तो ये स्वर में है ना व्यंजन में है, इन्हें इसलिए आधा स्वर मान लिया गया है। तो अर्ध स्वर में रखे जाते हैं य और व। र व्यंजन को किस और नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर र व्यंजन को किस और नाम से जाना जाता है, तो इन्हें हम पार्श्विक, लुंठित, प्रकंपित या फिर उपक्षिप्त या अयोग्य। तो देखिए, र बोल करके आप देख सकते हैं, तो र को जब आप बोलेंगे तो जीभ मुंह के अंदर ऐसे कांपती है जैसे ठंड में कोई बिना कंबल के कांप रहा है, और ये जो कांपना हो रहा है इसीलिए इसे प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। आगे लेते हैं, ला व्यंजन को क्या कहा जाएगा। ला व्यंजन को लुंठित, पार्श्विक, ऊष्म या संयुक्त। तो देखिए, ला जो होता है इसे हम कहेंगे यहाँ पर पार्श्विक, है ना। तो जब ला को हम बोलते हैं तो हवा जो होती है जीभ के बगल से निकल जाती है ना। तो ये एक यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन होता है। अगला प्रश्न आता है, स्वर ध्वनि के प्रकारों में कौन सा शामिल है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या उपरोक्त तीनों। तो देखिए, स्वर ध्वनि के जो प्रकार होते हैं इसमें ये तीनों ही शामिल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी, है ना। ये तीनों ही स्वरों के खानदान के हिस्से हैं, जिसमें ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और प्लुत मतलब जिसमें 3 गुना टाइम लगे, जैसे ओम बोलते हैं, है ना। तो ये प्लुत वाला होता है। आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या अकारांत। तो इन्हें हम कहते हैं अकारांत। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। ड, य, ण, न और म को क्या कहा जाएगा। स्पर्श व्यंजन, पंचमाक्षर या नासिक की व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर इन्हें हम कहेंगे पंचमा या नासिक की व्यंजन। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये हर वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं, इसलिए इन्हें पंचम अक्षर या नासिक की व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण वर्ण इन सभी में से कौन सा होगा जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता हो, ज्यादा वायु निकलती है ना। और दूसरा और चौथा होता है। तो आप का वर्ग में क, ख, ग, घ बोलेंगे तो ख और घ जो होता है इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा वायु निकलती है, तो ये यहाँ पर महाप्राण होगा। तो यहाँ पर सी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अनुनासिक का संबंध जो होता है वो किससे होता है। तो अनुनासिक का संबंध केवल नाक से, मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनुनासिक जो होता है यानी कि अपनी चंद्र बिंदु वाला, इसे बोलने के लिए नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल बराबर करना पड़ता है, नहीं तो आवाज बिगड़ जाया करती है ना। तो यहाँ पर नाक और मुंह दोनों, ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर राइट होगा। अनुस्वार का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है। अब अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक, मुंह, कंठ या ओष्ठ से। तो यहाँ पर अनुस्वार जो होता है ये सिर्फ एक सिंगल बिंदी वाला होता है ना। ये सिंगल बिंदी वाला होता है, और
यह पूरी तरह नाक का वीआईपी है। इसे बोलते समय हवा सिर्फ नाक से बाहर आती है, इसलिए इसका नाम ही अनुस्वार है। तो यहाँ पर केवल नाक से, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष है? अब सघोष को आप निश्चित रूप से पहचान चुके हैं, 3, 4, 5 ये क्रम है, और सघोष जो होता है वो यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर ज जो होगा वो सघोष होगा। चलिए आगे देखिए, ह वर्ण का उच्चारण स्थान जो होगा वो कौन सा होगा? तालु, कंठ, ओष्ठ या दंत? तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान जो होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी के साथ में कंठ। श है ना, शीटी वाला जो सा होता है हमारा, का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है? मूर्धा, तालु, दंत या कंठ? तो यहाँ पर बात की जाए तालु, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा तालु। चलिए, श का उच्चारण स्थान क्या है? अब यहाँ पर श जो है ये हमारा षटकोण वाला श है, तो दंत है, कंठ है, मूर्धा है या ओष्ठ है? यहाँ पर बात की जाए इसके उच्चारण स्थान की, तो ये ऑप्शन सी मूर्धा। श जो शपेरे वाला होता है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? यहाँ पर दंत, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो इसमें से दंत जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही मात्राएं देखते हैं, एक छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा, है ना, और प्लुत को तो बस खींचने के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए जो कि होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाता है? अब यहाँ पर स्पर्श संघर्षी क, ख, ग, घ या च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ या प, फ, ब? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन बी। जब हम च वर्ग के अक्षरों को, वर्णों को बोलते हैं तो हवा जो होती है क्या होती है? हमारे मुंह के अंदर थोड़ा रगड़ करके, यानी कि संघर्ष करके बाहर हवा को आना पड़ता है, इसलिए ये स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाया करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। औष्ठकृति के आधार पर स्वर के कौन से भेद हैं? तो देखिए, औष्ठकृति के आधार पर स्वरों के भेद ह्रस्व और दीर्घ, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, घोष, अघोष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, उ और उ किस प्रकार के स्वर हैं? अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, संयुक्त, नासिकीय? तो ये होते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में वृत्तमुखी, है ना। वृत्तमुखी क्या होता है? तो जैसे सेल्फी लेते समय हमारा मुंह कैसा बनाते हैं, तो वही वृत्तमुखी है। तो ये उ और उ उसी प्रकार के स्वर है। जीवा जीभ के उत्थापन के आधार पर अग्र स्वर कौन सा होता है? तो यहाँ पर अ है, ई, ए, आ या उ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ई और ए, ये हमारे जिह्वा के उत्थापन के आधार पर यहाँ पर अग्र स्वर होते हैं, है ना, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारा जीभ का आगे का हिस्सा जो होता है वो एक्टिव होता है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर इन्हें अग्र स्वर कहा गया है। आ किस प्रकार का स्वर माना गया है? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या वृत्तमुखी स्वर? तो देखिए, आ जो है ये एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर इसे मध्य स्वर माना गया है। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आ, उ, ओ, आओ किस प्रकार के स्वर है? अग्र, मध्य, पश्च या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ये स्वर जो होते हैं इन्हें हम जब बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है वो जोर लगाता है, तो इसलिए ये होते हैं पश्च स्वर।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था, जहाँ पर 50 क्वेश्चन जो थे वो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, ये यहाँ पर होते हैं समाप्त। और वीडियो पर आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही सेकेंड पार्ट के साथ में। धन्यवाद।